बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेल्फ स्टडी पीके। माय नेम इज़ सैयद उसामा। आज के लेक्चर में हम बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस के आंसर करने वाले हैं। सबसे पहली बात यह कि जब आपके पास एक कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है तो उसकी वजह क्या होती है और वो क्यों फ्लो कर रहा होता है और वो कैसे फ्लो कर रहा होता है। दूसरी बात ये कि फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। करंट को कैसे पता चलता है कि यहाँ पे बेंड आ गया है और उसने मुड़ना है। तो इन दोनों सवालों का जवाब बहुत डिटेल के साथ मैथमेटिकल इक्वेशन से आपको लेक्चर के एंड तक दिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और काइंडली लेक्चर को ऑनलाइन देखें। आगे चलते हैं। हम यहाँ पे एक कंपैरिजन करने वाले हैं करंट का फ्लूइड फ्लो के साथ। हमें पता है कि जो फ्लूइड फ्लो होता है उसके लिए हमें एक पंप दरकार होता है। वो पंप फ्लूइड को फ्लो करवा सकता है इन सर्टेन पाइप्स। तो यहाँ पे हमारे पास पंप का काम बैटरी करती है और हमारे पास फ्लूइड की जगह चार्जेस फ्लो करते हैं और उनके फ्लो को हम करंट कहते हैं। तो आप रियल लाइफ में रेजिस्टर को कैसे शो कर सकते हैं? रेजिस्टर को हम एक नैरो पास से शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर चार्जेस के फ्लो को रोका जाता है और यहाँ पर रास्ता तंग करके फ्लूइड के फ्लो को रोका जा सकता है। ये एनालॉजी तो हमने बना ली, लेकिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्लूइड फ्लो पर यूनिट टाइम कांस्टेंट होता है। इस बात का क्या मतलब है? लेट से इस पॉइंट से 1 लीटर पर सेकंड वाटर फ्लो करता है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पॉइंट से भी 1 लीटर पर सेकंड फ्लो वाटर फ्लो करेगा और इस पॉइंट से भी 1 लीटर पर सेकंड वाटर फ्लो करेगा। अब इस बात का क्या मतलब है? देखें, यहाँ पे रास्ता खुला है और यहाँ पे रास्ता तंग है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट से जब फ्लूइड का फ्लो होगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि उसने कम रास्ते में से उतने ही टाइम में गुजरना है। तो उतने ही टाइम में गुजरने के लिए उसको अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा, लेकिन यहाँ पे फ्लूइड के पास ज़्यादा रास्ता है। अब 1 लीटर पर सेकंड गुजरना है, रास्ता ज़्यादा होने की वजह से वो आराम से गुजर जाएगा, उसकी स्पीड कम होगी। यही एनालॉजी हम अपने करंट के साथ भी करेंगे कि चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम कांस्टेंट रहेगा। फर्ज कर लेते हैं कि इस कंडक्टर में से 1 कूलम पर सेकंड चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो इसके अंदर से रेजिस्टर के अंदर से भी 1 कूलम 1 सेकंड में ही फ्लो करेगा, मतलब चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम कांस्टेंट रहेगा। अभी तक हमें ये बात समझ में नहीं आई कि ये जो चार्ज है ये फ्लो क्यों कर रहा है। चार्ज को बैटरी पुश करती है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे पास कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है और बैटरी क्या करती है, पॉजिटिव चार्जेस को नेगेटिव टू पॉजिटिव पुश करती है और उसको एक एक्सटर्नल सर्किट अगर कंप्लीट हो उसमें फ्लो करवा देती है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि करंट कभी भी ओपन सर्किट में फ्लो नहीं करता। लेकिन हम अभी भी ये देखना चाहते हैं कि जो बैटरी है ये जो पुश करती है उसकी वजह से चार्जेस कंडक्टर के अंदर से कैसे फ्लो करते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी जरा मैथमेटिकल बातें कर लेते हैं। आपको पता है वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड एज इंटीग्रेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और हमें ये बात भी पता है कि जो हमने एक्सटर्नल सोर्स लगाई हुई है ईएमएफ की, वो जो चार्ज के ऊपर वर्क कर रही है दैट इज गिवन बाय ईएमएफ इज इक्वल्स टू W/Q वर्क डन ऑन चार्ज बाय सम एक्सटर्नल सोर्स। ये जो वर्क है ये केमिकल एनर्जी से भी हो सकता है, लाइट एनर्जी से भी हो सकता है और मैकेनिकल एनर्जी से भी हो सकता है। हम इस इक्वेशन में F.ds की वैल्यू सब्सटीट्यूट यहाँ पे कर सकते हैं। E इज इक्वल्स टू F/ds/Q। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई तो बिल्कुल भी नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो फोर्स है ये लगा रही है एक्सटर्नल सोर्स और हमने जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है वो डेवलप होती है इनसाइड द कंडक्टर। तो इसका मतलब है इस क्वांटिटी को हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कह सकते। और एक बात और याद रखिएगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट रिलेटेड टू द ईएमएफ। तो ये जो F.ds है मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि ये क्लोज पाथ पे हो सकता है, ओपन सर्किट पे नहीं हो सकता। अगर ये ओपन सर्किट पे होता तो इसका मतलब था कि हमारे पास फील्ड कंजर्वेटिव है, और अगर फील्ड कंजर्वेटिव होती तो हमें पता है राइट हैंड साइड F.ds किसके इक्वल हो जाएगी? 0।
इसका मतलब ये केस हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि जो हमारे पास क्वांटिटी एफ ओवर क्यू ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो ये बात हमें समझ आ गई कि कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वो फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड आती कहाँ से है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड आती कहाँ से, इसका जवाब आपको मिलेगा नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट। और आपको अभी एंड पे जान के हैरानी होगी, हमें बहुत ही थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। लेट्स से हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है जिसका रेडियस 1 मिलीमीटर है और हम चाहते हैं कि उस कंडक्टिंग वायर में से 1 एम्पियर करंट पास करे। तो हमें बताया दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट डेंसिटी, J इज इक्वल्स टू I ओवर A। एक सर्टेन एरिया में से सर्टेन करंट अमाउंट गुजर रही है, तो करंट हमारे पास है 1 एम्पियर, एरिया आप सबको पता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल है, और रेडियस आपको पता है मैंने ऊपर लिया 1 मिलीमीटर, जिसको मैंने लिख दिया 1 × 10⁻³ उसका स्क्वायर। जब हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास करंट डेंसिटी आ गई 3 × 10⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में से 3 × 10⁵ एम्पियर करंट गुजर है। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं, E इज इक्वल्स टू ρ। आपको पता है रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर की वैल्यू कांस्टेंट है 1.69 10⁻⁸ ओहम मीटर। अगर हम रो को J से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है, जो कि आपने याद रखनी है, ये हमें अगले लेक्चर में भी इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है 5 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। अगर आप गौर करें कि 1 मीटर के लिए हमें 0.005 इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जो कि बहुत स्मॉलर वैल्यू है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आती कहाँ से है? मैंने आपको बताया था कि जब शुरू में आप बटन ऑन करते हो या करंट का फ्लो स्टार्ट करवाते हो, उस वक्त हमारे पास इरेगुलर फ्लो ऑफ करंट होता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट करंट। अब वो ट्रांजिएंट करंट क्या करता है, थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कंडक्टर के इतराफ में। अब हमने ये देखना है कि जो कंडक्टर की बाउंड्रीज है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, तो 5 × 10⁻³ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो सकती है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमें बहुत थोड़ा करंट इसके ऊपर चाहिए। हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू Q ओवर 4πε0 r²। हमने यहाँ से चार्ज निकाला और चार्ज से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज की वैल्यू हमारे पास आ गई 5.5 10⁻⁹। हमें बताया चार्ज निकालने का फॉर्मूला है N इज इक्वल्स टू Q ओवर E। Q की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है और E की वैल्यू आप सबको पता है 1.6 10⁻⁹, यानी कि एक चार्ज की मैग्नीट्यूड। जब हमने इसको 1.6 10⁻⁹ से डिवाइड किया तो हमें नजर आया कि हमें सिर्फ 3.5 इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 एम्पियर करंट को एक कंडक्टर के अंदर से फ्लो करवाने के लिए। और आपको नजर आ रहा है कि ये बहुत थोड़े इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आपको ये पता चल गया होगा कि इतने थोड़े इलेक्ट्रॉन ये बैटरी शुरू में जब इन ट्रांजिएंट करंट फ्लो करता है कंडक्टर की सरफेस को प्रोवाइड कर सकती है। अगला सवाल, चार्जेस तो कैसे पता चलता है कि आगे बेंड है और उन्होंने मुड़ना है? तो इसका जवाब सिंपल ये है कि कंडक्टिंग वायर के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं कि बेंड करवा देते हैं वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को। अगेन जो इनिशियल ट्रांजिएंट करंट होता है वो हमारे पास वायर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट करवाता है कि वो करंट को बेंड करवा सकती है। अगर आप इस बैंड की तरफ देखें तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कुछ आ रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स उन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे और ऑब्वियसली ये वाले पॉजिटिव चार्जेस उनको अट्रैक्ट करेंगे और ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड बेंड कर जाएंगे। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आई होगी कि एक कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट फ्लो कैसे करता है और बेंड कैसे करता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आप एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज हेल्प अस थ्रू इजी पैसा ऑन दिस नंबर 0320 044 2054। थैंक यू वेरी मच।